Our next topic is momentum. What is momentum? Objective. What is our objective? The learner should be able to calculate the mass, velocity and momentum of the object. Momentum is the quantity that describes an object's resistance to stopping. Momentum क्या होता है? It is a quantity that describes an object to resistance of stopping. किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो उसे स्टॉप करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसे बोलते हैं मोमेंटम. और मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम. मोमेंटम इज व्हाट न्यूटन कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोमेंटम को ही न्यूटन ने कहा था इनर्शिया ऑफ मोशन. मतलब जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर मोमेंटम होगा. अब मैथमेटिकली हम मोमेंटम को क्या डिफाइन कर सकते हैं? मैथमेटिकली मोमेंटम कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मैथमेटिकली मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या मास है और उसकी क्या वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उन दोनों का अगर हम बाई प्रोडक्ट कर देते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी से आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे. फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट द सेम वेलोसिटी ए मोर मैसिव ऑब्जेक्ट हैज़ अ ग्रेटर इनर्शिया एंड मोशन, देयरफॉर ए ग्रेटर मोमेंटम. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है दूसरे से, तो दूसरे से अगर मास ज़्यादा है तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा है, तो उसके अंदर मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा. Momentum. The momentum of an object depends on mass. Momentum is directly proportional to the mass. Depends on the object's velocity. Momentum is directly proportional to velocity. मतलब momentum दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जेक्ट की velocity. More will be the mass, more will be the momentum. More will be the velocity, more will be the momentum. मतलब जो momentum है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के भी और वेलोसिटी के भी. अब नोटेशंस क्या होते हैं? मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है नोटेशंस का? p इज इक्वल टू एम वी, वेयर p इज मोमेंटम, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी. मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी. और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी. और हम सबको पता है प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी. दैट्स व्हाई मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मतलब मोमेंटम में डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा. वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. कॉमन यूनिट ऑफ मोमेंटम. एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? एसआई यू हैव टू कैलकुलेट द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वी सिंपली यूज इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला. जैसे कि आपने इसका फॉर्मूला देखा था p इज इक्वल टू एम वी. हियर p इज इक्वल टू एम वी. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? दैट इज kg, किलोग्राम. वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड. पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू गेट मास की वैल्यू एसआई यूनिट हो गई kg और वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकेंड. तो जो मोमेंटम है उसकी क्या यूनिट एसआई यूनिट निकल के आएगी? kg मीटर पर सेकेंड. kg मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स. देयर इज अ कार ऑफ मास 1000 kg. वेलोसिटी क्या है इसकी? 20 मीटर पर सेकेंड. एक कार है जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, इसका मास कितना है? 1000 kg और इसकी ये वेलोसिटी से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इसका क्या होगा? p इज इक्वल टू एम वी. 1000 इंटू 20, द 220 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड. विच हैज़ मोर मोमेंटम? ए ट्रक विद ए मास ऑफ 20,000 kg मूविंग विद एट 30,000 मीटर पर सेकेंड, और ए ट्रक विद ए मास ऑफ 10,000 kg मूविंग विद एट 30,000 मीटर पर सेकेंड. देखिए दो ट्रक्स हैं जिनका मास, एक का मास है 20,000 kg, एक का मास है 10,000 kg. दोनों की वेलोसिटी सेम है 30
1000 मीटर पर सेकेंड। किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? ये दो ट्रक्स हैं अलग अलग, एक का मास 20,000 kg, एक का 10,000 kg। वेलोसिटी सबको पता है, 10,000 kg वाले की वेलोसिटी और 20,000 kg वाले की वेलोसिटी सेम है। तो कार ए और कार बी, इन दोनों में से किसका मास ज़्यादा है? बी का, जिसका 20,000 kg मास है और वेलोसिटी 30,000 है, तो वो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है। कार ए बम्बल बी, कार बी ऑप्टिमस प्राइम। बम्बल बी और ऑप्टिमस प्राइम है, बम्बल बी का वेट कम है, ऑप्टिमस प्राइम का वेट ज़्यादा है। बम्बल बी का वेट कितना है? 15,000 kg और इसकी वेलोसिटी है 20,000 मीटर पर सेकेंड। ये ज़्यादा फास्ट है ऑप्टिमस प्राइम से। ऑप्टिमस प्राइम का मास कितना है? 30,000 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10,000 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों में से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? तो हम सिंपली क्या करेंगे, बम्बल बी का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए 20,000 इंटू 15,000 और ऑप्टिमस प्राइम का 30,000 इंटू 10,000। विच बॉडी हैज़ ग्रेटेस्ट मोमेंटम? रैंक ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट मोमेंटम। ये एक्टिविटी है। फैल्कन का मास नहीं दे रखा, ठीक है। इनका 86 और 100 टू 162 430, ये इनकी वेलोसिटी का मोमेंटम, इंडिविजुअल मोमेंटम दे रखा है। नेक्स्ट, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? The impulse exerted on an object depends on the force acting on the object. Impulse is directly proportional to force. Impulse डिपेंड करती है किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स के, और इम्पल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर एक लार्ज मैग्नीट्यूड की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्क कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? इम्पल्स। द टाइम डेट फोर्स एक्ट, इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इम्पल्स दोनों चीज़ों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के भी और टाइम के लिए भी। I is the notation of, capital I is the notation of impulse. Impulse is equal to force into time, where force is the acting force and t is the duration of time for which force is applied. अब impulse को कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। फोर्स की एसआई यूनिट सबको पता है, न्यूटन होती है। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या ड्राइव होके आएगी? न्यूटन पर सेकंड। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी और टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी गिव्स अस वेक्टर क्वांटिटी। और कॉमन यूनिट मतलब ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? न्यूटन सेकंड। इम्पल्स एंड मोमेंटम। द इम्पल्स exerted ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द ऑब्जेक्ट चेंज इन मोमेंटम। जो इम्पल्स होता है एक्सर्ट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो इक्वल होता है द ऑब्जेक्ट चेंज इन मोमेंटम, जितना मोमेंटम उसमें चेंज हो रहा है। तो इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी, वेयर डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ ए मोमेंटम इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कोई भी हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो जितना उसके अंदर मोमेंटम स्टार्टिंग में था वो मोमेंटम बाद में भी उतना ही रहेगा। सिंस इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इफ नो इम्पल्स इज एक्सर्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज। अगर इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। और अगर कोई भी इम्पल्स एक्सर्ट नहीं हो रहा किसी ऑब्जेक्ट पर, तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? ज़ीरो होगा, उसके अंदर कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट थी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? हमेशा सेम होता है। मतलब जितना इनिशियली अमाउंट था मोमेंटम का, उतना ही मोमेंटम का अमाउंट बाद में रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल मोमेंटम
of the system will not change. Such a system is called an isolated system. Isolated system वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती. अब हम कंसीडर करते हैं केस आइसोलेटेड सिस्टम का. कंसीडर कीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दो बॉल्स हैं, एक बॉल ए एक बॉल बी, दोनों का मासेस डिफरेंट है m1 m2. दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं अलग अलग स्पीड से u1 u2. ठीक है. आफ्टर सम टाइम दोनों बॉल एक आपस में टकराती हैं और उन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है. अब जब वेलोसिटी चेंज होगी, जो ए बॉल जो आगे की तरफ मूव कर रही थी और बी बॉल उसे पीछे की तरफ से हिट करती है, तो वो जो बॉल जब हिट करेंगी तो उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जो ए बॉल है वो बी बॉल पर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, और जो बी बॉल है वो ए बॉल पर डायरेक्शन लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में. उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम. अब मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u, बॉल ए की वेलोसिटी थी u1 और बॉल बी की वेलोसिटी थी u2, तो वो दोनों चेंज होकर क्या बन जाती हैं वेलोसिटी v1 और v2. अब अगर हम इसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते थे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या होगा? फर्स्ट बॉल का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आप बॉल फर्स्ट का मास यूज़ करेंगे और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करेंगे. तो बॉल ए का मास हो गया, वो मोमेंटम हो गया इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू u1. ठीक है. और बॉल बी का मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम m2 इंटू u2. अब जब कोलिजन हो जाता है, दोनों बॉलें आपस में टकराती हैं, तो वो कुछ फोर्स अप्लाई करेंगी, उसके बाद उनकी वेलोसिटी हो गई v1 और v2. तो उनका फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? बॉल 1 का मतलब बॉल ए का मोमेंटम आएगा m1 v1 और बॉल 2 का आएगा m2 v2. अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, जो इनिशियल होता है वही फाइनल होता है. तो अब अगर हमें टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालना है सिस्टम में, पहले तो हम क्या करेंगे? बॉल ए का मोमेंटम और बॉल बी का मोमेंटम ऐड अप कर देंगे. तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल किसके होगा? जो फाइनल मोमेंटम होगा. और फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बॉल ए का फाइनल मोमेंटम और बॉल बी का फाइनल मोमेंटम ऐड अप कर देंगे. तो ये दोनों ऐड अप करेंगे तो क्या निकल के आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2. और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एवरी आइसोलेटेड सिस्टम. इससे ये प्रूफ होता है कि जो मोमेंटम है वो हर आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है. मतलब जितना मोमेंटम पहले था बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अनदर वे टू थिंक अबाउट इट अस इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर चेंज द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस होनी चाहिए, वो सिस्टम में ही होनी चाहिए, वो इंक्लूडेड होनी चाहिए. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क नहीं कर रही है तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, और जितना पहले मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन प्रैक्टिस फॉर एनी इवेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मोमेंट आफ्टर इक्वल टू मोमेंट बिफोर. मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना मोमेंटम बाद में था उतना ही मोमेंटम पहले रहा होगा. ठीक है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन हमने देखा. इसमें जितना भी मोमेंटम किसी आइसोलेटेड सिस्टम में पहले था उतना ही मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम में बाद में होगा. मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इस चैप्टर में हमने फर्स्ट डिस्कस किया था फोर्स के बारे में, सेकंड डिस्कस किया बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. उसमें हमने पढ़ा टू एवरी एक्शन, वो एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अदरवाइज एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, that statement is as
The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it and is in the same direction as that of applied force, or mathematically it can be stated as the product of mass and acceleration, that is F is equal to ma. Third law था, to have reaction there is an equal and opposite reaction, that is also called action reaction law. Next, law of conservation of momentum, according to which the total amount of momentum in an isolated system remains constant unless any external force applied on it. Impulse, if a large amount of force applied for a short duration on an object, then it is called impulse. Impulse is equal to I is equal to Ft, where F is force, T is time. SI unit of impulse is Newton second. Momentum, the total amount of motion contained in an object is called momentum. How to calculate momentum? Momentum is the product of mass and velocity. P is equal to mv, where P is momentum, m is mass, v is velocity. SI unit of momentum is mass, velocity, kg, meter per second.